आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश और बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण शक, हूण एवं कुषाण। तो देखिए, हम प्रारंभ करते हैं। चोल वंश, उत्तरवर्ती चोल राज्य। यह प्राचीन दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों में से एक था। अन्य 2 राज्य थे पांड्य और चेर अथवा केरल। अशोक के अभिलेखों में इस राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ है। चोल राज्य के निवासी तमिल भाषी थे, यानी चोल राज्य में जो लोग रहते थे वो तमिल भाषा बोलते थे। उन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य लेखन को प्रोत्साहित किया। तिरुवल्लुवर रचित कुरल इसका अच्छा उदाहरण है। करिकाल लगभग 100 ईस्वी चोल वंश का एक राजा हुआ जिसने पुहार या पुगार नगर की नींव डाली। उसने सिंहल से युद्ध किया और युद्धबंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाया। वह चोलों की राजधानी को उरगपुर यानी उरियूर से कावेरीपत्तनम ले गया। उसके बाद में है चोल राज प्रथम 985 से 1013 ईस्वी। संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंहल द्वीप श्रीलंका को अपने अधीन करके पूरे दक्षिणी भारत का एक छत्र सम्राट बन गया था। उसने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर वृहदेश्वर मंदिर बनवाया। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम 1016 से 44 ईस्वी के पास शक्तिशाली नौसेना थी, जिसने पेगु, मर्तबान तथा अंडमान निकोबार द्वीपों को जीता। राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोट की उपाधि धारण की। इसके बाद में है चोल प्रशासन। चोल प्रशासन में देखिए, चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बंटा हुआ था, जिनको मंडलम कहा जाता था। मंडलम के उपविभाग कोट्टम के उपविभाग नाडु, कूरम और ग्राम होते थे। अभिलेखों में नाडु की सभा को नाट्टर और नगर की श्रेणियों को नगरतार कहा गया है। भूमि की उपज का लगभग 6वां भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था। लगान अनाज में या स्वर्ण मुद्राओं में दिया जा सकता था। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कासू कहलाता था, जो 16 औंस का होता था। चोल राजाओं के पास विशाल स्थल सेना के साथ साथ मजबूत जहाजी बेड़ा भी था। चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी की। इसके बाद में है चोल कला। चोल कला में देखिए, राज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का शिव मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का एक शानदार नमूना है। दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली चोलों की देन है। चोल मंदिरों में चिदम्बरम और तंजौर के मंदिर सर्वोत्कृष्ट है। चोल युग की नटराज, शिव की कांसे की मूर्तियां भी सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास इसी युग में हुआ। समाज में स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी होती थी। दास और देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। इसके बाद में है पल्लव वंश। पल्लव वंश में देखिए, इस वंश के शासक अकीट, मद्रास, त्रिचनापल्ली तथा तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज्य करते थे। शिलालेखों में पहले पल्लव राजा का उल्लेख कांची के विष्णु गोप का मिलता है। फिर है पल्लवों में सिंह विष्णु 6वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में सिंहासन पर बैठा।
उसके बाद लगभग 2 शताब्दियों तक पल्लवों ने राज्य किया। प्रमुख पल्लव राजाओं के नाम महेंद्र वर्मा प्रथम लगभग 600 से 25 ईस्वी, नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय तथा अपराजित शामिल है। महेंद्र वर्मा महान वास्तु निर्माता था। उसने पत्थरों को तराश कर अनेक मंदिर बनवाए। महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत्तविलास प्रहसन नामक नाटक भी लिखा। उसने महेंद्र तालाब भी खुदवाया। प्रारंभिक पल्लव राजाओं ने मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नगर की स्थापना की और वहां पर 5 रथ मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ चट्टानों को तराश कर मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई है। कांची में भी पल्लव राजाओं ने मंदिर बनवाए। पल्लव शासकों में कुछ विष्णु के उपासक थे और कुछ शिव के। इसके बाद में है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में देखिए, चालुक्य नरेशों में पुलकेशिन द्वितीय सबसे अधिक प्रख्यात है। उसने 608 ईस्वी में शासन ग्रहण किया। उसका राज्य विस्तार उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक था। पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने चालुक्य शक्ति पुनः प्रतिष्ठित की। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश को परास्त किया और कल्याणी को अपनी राजधानी बनाकर नए चालुक्य राज्य की स्थापना की। यह नया राज्य 973 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक सत्तासीन रहा। 7वें नरेश विक्रमादित्य षष्ठ ने, जो विक्रमांक के नाम से भी विख्यात था, कांची पर अधिकार कर लिया और प्रसिद्ध कवि विल्हण को संरक्षण प्रदान किया। विल्हण ने विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ लिखा। याज्ञवल्क्य स्मृति की व्याख्या मिताक्षरा के लेखक प्रसिद्ध विधिवेता विज्ञानेश्वर चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में ही रहते थे। मिताक्षरा को हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद में देखिए, हम बात करते हैं बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण शक, हूण एवं कुषाण। तो इसमें देखिए, शक मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी जिसने पश्चिमी अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया। शक बोलन दर्रे से होकर लगभग 71 ईस्वी पूर्व भारत में आए। कालकाचार्य कथानक में भारत पर शकों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिसमें उन्हें सगकुल यानी शककुल कहा गया है। सिंधु प्रदेश को जीतकर उन्होंने सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की। तक्षशिला के शक शासकों में मावेज एवं एजेज के नाम आते हैं। मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्षक लेख में शक शासक राजबुल को महाक्षत्रप कहा गया है। पश्चिमी भारत में शकों के क्षयरात वंश के भूमक तथा नहपान 2 शासक ज्ञात हैं। इन शक शासकों ने सातवाहनों से कुछ प्रदेश जीते और महाराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात पर शासन किया। जोगल थाम्बी नामक स्थान से मिले सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि नहपान गौतमी पुत्र शातकर्णी से पराजित हुआ था। नासिक लेख में गौतमी पुत्र शातकर्णी को क्षयरात वंश का उन्मूलक कहा गया है। उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना चस्टर ने की थी। इस वंश के शासकों ने अपने अभिलेखों, लेखों तथा मुद्राओं पर शक संवत का उपयोग किया था। इसके बाद में देखिए, शक के बाद में है हूण। हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी।
जिसने भारतवर्ष में उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर से प्रवेश किया, ये दैत्य भी पुकारे जाते थे। सर्वप्रथम 458 ईस्वी के लगभग स्कंदगुप्त के समय इनका आक्रमण हुआ। तोरमाण नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करके पंजाब, राजपूताना, सिंध और मालवा पर अधिकार कर महाराजाधिराज की पदवी धारण की। हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया है और भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। इसके बाद में देखिए कुषाण वंश। कुषाणों को यूची या तोचेरियन भी कहा जाता है। यूची कबीला 5 भागों में बंट गया था। इन्हीं में से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पर शासन किया। फिर है कुजुल कडफिसस प्रथम 15 ईस्वी से 65 ईस्वी। यह अपनी जाति के गौरव का संस्थापक था। इसने वैदिक धर्म को अंगीकार किया था। फिर है विम कडफिस द्वितीय 65 से 75 ईस्वी। भारत के एक विशाल क्षेत्र पर इसका राज्य था। यह शैव मत का अनुयायी था। इसकी कुछ मुद्राओं पर त्रिभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ्र चर्माग्राही, नंदी अभिमुख भगवान शिव की आकृति अंकित है। इसके बाद इसने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए। फिर है कनिष्क। कनिष्क में देखिए इसके समय में कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर यानी पुरुषपुर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में नया संवत चलाया जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है। इस प्रतिमा में उसने घुटने तक चोगा और भारी बूट पहने हुए हैं। एक तांबे के सिक्के पर कनिष्क को वेदी पर बलि देते दिखाया गया है। फिर है कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक, नागार्जुन जैसे गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय और प्रचार कनिष्क के समय में ही हुआ था। तो इस प्रकार देखिए आज हमने अपने जो वंश है वो सारे समाप्त कर लिए हैं। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।